हाँ जी, तो मैंने कहा कि अगर देखें आप तो दिस इज एन ओवरी। ओवरी की बात करें तो ओवरी के यहाँ पर कौन सा लिगामेंट था, जल्दी से बताइए, ये वाला ओवेरियन लिगामेंट। दैट इज एन ओवरियन लिगामेंट, याद है? दिस इज एन ओवरियन लिगामेंट। यस सर। ओके, और इसके बाद ये थी ओवरी, और ओवरी के अंदर बाहर अगर देखा जाए तो ये चीज, ये वाला यहाँ से लेकर पार्ट और यहाँ तक पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा क्या है? दैट इज अ फैलोपियन ट्यूब। तो ये बताइए कि ये रही पिंपरी। पिंपरी के बाद ये क्या है? दिस इज एन इनफंडिबुलम, दिखाई दे रहा है? यस सर। इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम के बाद अगला पोर्शन क्या है? दैट इज एन एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद दिस इज एन इस्टमस। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? पूरा का पूरा क्या पार्ट है ये? तो दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम क्या है? दैट इज एन ओविडक्ट। यहाँ तक क्लियर है बात? इसके बाद ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज द यूट्रस। ये पूरा का पोर्शन क्या है? ये पूरा पोर्शन, हाँ जी, यूट्रस। तो दिस इज द यूट्रस। बात यहाँ तक क्लियर है? यूट्रस की सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी है? इनर वाली एंडोमेट्रियम। बीच वाली कौन सी है? मायोमेट्रियम। और सबसे ऊपर वाली कौन सी है? पेरीमेट्रियम। तो देख लीजिए, दैट इज अ पेरीमेट्रियम। तो देख लीजिए, ये रही पेरीमेट्रियम। ये बीच वाली अगर आप देखें तो ये बीच वाली है बेसिकली मायोमेट्रियम, और अगर इसकी बात करें तो दिस इज एन एंडोमेट्रियम। बात यहाँ तक क्लियर है नहीं है? हाँ जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये है यूट्रस, और यूट्रस का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी। ये कौन सा पार्ट है? बॉडी। दिस इज द बॉडी। बात यहाँ तक समझ गए? इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मैंने कहा कि दिस इज द सर्विक्स। ये वाला पूरा पोर्शन ये सर्विक्स है, ठीक है? और सर्विक्स के बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द वेजाइना। वेजाइना के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक लेयर नजर आ रही है, एंड दैट लेयर इज नोन एज द हाइमन मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? दिस इज एन हाइमन मेम्ब्रेन। यहां तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है, यहां पर अगर याद हो आपको तो दिस इज द ग्राफियन फॉलिकल। क्या था ये? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल कौन सा क्या रिलीज कर रहा था? एस्ट्रोजन। तो दैट इज एन एस्ट्रोजन। और जब इससे ओवा निकल के बाहर आ गया, यहां पर आ गया ओवा, तो इसका मतलब आगे जो पार्ट बचा रहा, ये वाला पार्ट, इसको आपने क्या नाम दिया? कॉर्पस ल्यूटियम। तो दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये क्या रिलीज करता था? कौन सा हार्मोन रिलीज करता था? प्रोजेस्टेरोन। दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने कहा कि जैसे यहाँ पर ओव्यूलेशन हुआ है, देख लीजिए ये ओव्यूलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? यस सर। तो जब ये ओव्यूलेशन हुआ तो ये एग आगे की तरफ बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर बढ़ा, इस जगह पर एग पहुंचा या नहीं पहुंचा? यहाँ पर। यस सर। ठीक है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ है। इस जगह पर क्या हुआ है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किस जगह पर होगा? एम्पुला। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला। यहां तक समझ गए? इसके बाद मैंने कहा कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कौन सा हार्मोन था? प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम था कि इस एंडोमेट्रियम को तेजी से बनाना। तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम था? एंडोमेट्रियम को बनाना। हाँ जी, फॉर्म। मैंने कहा कि प्रोजेस्टेरोन फॉर्म किसको फॉर्म करेगा? एंडोमेट्रियम। दैट इज एंडोमेट्रियम को फॉर्म करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। यस। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बन गया फिलहाल एंडोमेट्रियम, ये बन रहा है और लगातार प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर आता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लगातार फॉर्म होती चली जा रही है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो 2 सेल बन गए थे, यानी 2 सेल स्टेज आ गई। यहाँ पर देखा तो 4 सेल स्टेज आ गई, और यहाँ पर देखा तो 8 सेल स्टेज आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इम्प्लांटेशन कितने सेल्स में हो रहा है? कितने सेल्स पर हो रहा है? दैट इज 8 to 16 सेल्स पर हो रहा है, नहीं हो रहा?
समझ गए? Yes, sir. Yes, और sir. उसके बाद अब ये बेबी यहाँ पे ग्रो करने लगेगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? Yes, sir. sir. लेकिन Yes, ये sir. केस Yes. कब था? जब मैरिज हो गई थी। कौन सी कंडीशन थी यहाँ पर? दैट इज मैरिज हो थी। गई। अब यहां पर मैंने कहा कि मान लेते हैं कि फीमेल ऐसी है जिसकी मैरिज ही नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है? मैरिज नहीं हुई है। जब मैरिज नहीं हुई है, समझ रहे हैं, जब मैरिज नहीं हुई है तो अच्छा, जब मैरिज नहीं हुई है तो देखिए आप इस केस में क्या होगा। इस केस में अब ये होगा कि यहां से ओवा आया, ओव्यूलेशन हो गया, नहीं हो गया? बताइए। प्रोजेस्टेरोन लगातार इस पर काम कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन लगातार इस पर काम कर रहा है। ये प्रोजेस्टेरोन काम कर रहा है, नहीं कर रहा? और प्रोजेस्टेरोन का क्या काम था, जल्दी बताइए। सर इनर लेयर को एंडोमेट्रियम को फॉर्म करना। दैट इज एन एंडोमेट्रियम को फॉर्म करना ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। क्या हो सके? दैट इज इम्प्लांटेशन हो सके। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। बताइए। मैंने कहा कि इस बार अगर देखा जाए तो यहां पर ओवा पहुंचा, इसके बाद यहां पर ओवा डिजनरेट होने लगा। क्या होने लगा? ओवा डिजनरेट, क्योंकि यहां पर नो स्पर्म, कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, यहां पर कोई स्पर्म आया ही नहीं। दैट मीन्स कि ये अनमैरिड है। ये फीमेल कैसी है? दैट इज एन अनमैरिड फीमेल है। अब क्या हुआ कि जब यहां पर कोई स्पर्म आया नहीं तो यहां पर ये एग डिजनरेट करने लगा। यहां पर अगर देखा जाए तो ये एग क्या करने लगा? यहां पर डिजनरेट करने लगा। दैट इज डिजनरेट करने लगा। कौन डिजनरेट कर रहा है? दैट इज एग डिजनरेट करने लगा। जैसे एग डिजनरेट हुआ तो फौरन प्रोजेस्टेरोन का जो सिक्रीशन था वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है? अरे भैया डिक्रीज हो गया क्योंकि यहां पर एग डिजनरेट कर गया। इसलिए जब एग डिजनरेट कर गया, मैंने यहां पे लिखा कि व्हेन एग degenerate, when egg degenerate, then the amount of progesterone decrease। क्या होगा? यानी जब, हाँ जी, जब एग डिजनरेट हो गया तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट क्या हो गया? डिक्रीज। तो एंडोमेट्रियम gets degenerating। क्या मतलब हुआ इस बात का? एंडोमेट्रियम रप्चर हो जाएगी, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? बात नहीं है? yes, अब क्या हुआ? Yes, इधर तो sir. एग डिजनरेट हो गया, ये एंडोमेट्रियम भी अब क्या होने लगी? रप्चर होने लगी। ये एंडोमेट्रियम भी क्या होने लगी? रप्चर होने लगी। और रप्चर होने के बाद ये वेजाइना से एक मटेरियल बाहर आने लगा। ये मटेरियल बाहर आने लगा एंड दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसको आप क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो। दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। बात यहां तक समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी, बताइए। तो मैंने कहा कि ब्लड एंड म्यूकस। पहली बात, डिजनरेट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सा पार्ट? दैट इज द डिजनरेट पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम एंड एग एंड रप्चर्ड एग। ठीक है, इसके अलावा कुछ ब्लड वगैरह भी होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देंगे? मेंस्ट्रुअल फ्लो। दैट इज मेंस्ट्रुअल फ्लो। यहां तक क्लियर है बात? यस सर। Yes, ठीक है, sir. नेक्स्ट आइए, दैट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो मैंने कहा कि टेक्स प्लेस इन फीमेल ऑफ ह्यूमंस, apes and monkey।
तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल किस किस में चलेगी? Female of human When the SMN. egg is not fertilized. तो यहाँ पर मैंने कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी ह्यूमंस में, एप्स में और मंकी में। ठीक है, पहली चीज ये कितने डेज की साइकिल होती है? तो दैट इज 28 डेज साइकिल होगी। कितने डेज की साइकिल होगी? 28 डेज की साइकिल होगी। फिर मैंने कहा कि डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है? दैट इज 4 पार्ट्स में। पहला पार्ट की बात करें तो मैंने कहा मेंस्ट्रुअल फेज आएगा, दूसरा आएगा प्रोलिफेरेटिव, दैट इज प्रोलिफेरेटिव फेज आएगा, तीसरा ओव्यूलेटरी फेज आएगा और चौथा अगर देखा जाए तो दैट इज लुटियल फेज आएगा। कौन सा फेज आ गया? दैट इज लुटियल फेज। Yes. तो कितने फेजेस में डिवाइडेड है ये? 4 फेजेस में। कौन कौन से? Menstrual phase, Menstrual phase, ovulatory, luteal. ओव्यूलेटरी फेज और ल्यूटियल फेज। पहली बात, ये कितने डेज की साइकिल थी? 28. 28 डेज की साइकिल थी। अगर 28 डेज की साइकिल है तो ये मैंने कहा कि 1 से 5 दिन। कितने डेज की बात है ये? 1 से 5 दिन की बात। ठीक है, उसके बाद ये है 14th डे। कौन सा है ये? 14th डे। और उसके बाद जब ये घूम के आएगी तो इधर 28 डेज ये हो जाएंगे, 5 दिन ये हो गए। और ये कितने दिन हो गए? जरा देखिएगा जरा, 1 मिनट, ये 28 क्यों कर दिया मैंने? दिस इज 14। हाँ जी, 9। तो 9 डेज ये हो गए। बात यहां तक समझ गए? तो ये वाला जो फेज है वो 1 से 5 दिन का होगा। ये फेज कितना होगा? 5 से 14th डे का होगा। ये कौन सा होगा? ये होगा 14th डे पर। कौन से डे पर होगा? 14th डे पर। 14th day. और ये 15 से लेकर 28 डे तक होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? जल्दी बताइए। Yes, sir. अब मैंने कहा कि ओव्यूलेटरी फेज जो है ये कौन सा दिन है? ये वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा दिन है ये? 14th day. तो 14th. यहाँ पर ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा इस दिन पर? दैट इज एन ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब क्या हुआ? Release of ovum into Release the of- fallopian. तो दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल के किस डे पर ओवा रिलीज होगा? 14. 14th. दैट इज 14th डे पर ओवा रिलीज हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर फीमेल अगर अनमैरिड है और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो चलेगा। और मेंस्ट्रुअल फ्लो कितने दिन चलेगा? 1 हाँ to जी। 5 5 days. days. दैट इज 1 से लेकर 5 दिन तक। यहाँ तक कंप्लीट हो गई ये बात, छोटी मोटी सी। Yes, sir. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए जल्दी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। सर स्लाइड थोड़ा नीचे कर दीजिए। दैट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो मैंने कहा कि यहाँ पर सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व होगा, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, दूसरी बात नो गैमीट फॉर्मेशन। यहाँ पर किस चीज का फॉर्मेशन नहीं होगा? तो दैट इज गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है? यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके टाइप्स पर बात कर लेते हैं कि दैट इज टाइप्स पर। तो टाइप्स में अगर बात करें तो सबसे पहला क्या है? दैट इज फिजन। सबसे पहला क्या है? Fission. फिजन का मतलब क्या था? दैट इज एन स्प्लिटिंग
of टूटना। parental body टूटना। G into parts which form offspring, और ये parts क्या form करेंगे? Offspring. Offsprings। यहां तक क्लियर है बात? अगर देखा जाए तो फिजन भी दो तरीके का Yes, है। sir. एक है बाइनरी फिजन और एक है मल्टीपल फिजन। एक क्या है, दैट इज अ बाइनरी फिजन, एक क्या है, मल्टीपल फिजन। बाइनरी में अगर देखेंगे तो बॉडी कितने पार्ट्स में टूटी है? 2. और मल्टीपल में देखिए तो मैनी पार्ट्स में बॉडी टूटी है। तो More than बाइनरी 2. का मतलब होता है 2 और मल्टीपल का मतलब हुआ मैनी। बात समझ गए? इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें बाइनरी की, तो मैंने कहा कि बाइनरी में अगर देखेंगे तो अमीबा हो जाएगा। हाँ जी, और क्या हो जाएगा बताइए? अमीबा के अलावा है यूग्लिना, दैट इज यूग्लिना है, पैरामीशियम है, Bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया भी है, लिस्मानिया। ठीक है, चलिए लिशमानिया भी है। सर इसमें प्रोटिस्टा के यहाँ पर आ जाइए इसका एग्जाम्पल, सर इसमें सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आ जाएगा प्लाज्मोडियम जी। प्लाज्मोडियम के अलावा अमीबा भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आएगा, दैट इज अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर आएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? मतलब अनफेवरेबल का मतलब नॉट सूटेबल, Yes. नॉट सूटेबल। मतलब अरे भैया जब पानी वानी सूख जाए या कुछ परेशानी हो जाए, खाने की दिक्कत हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए, समझ रहे हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन है। अगर फेवरेबल होगा तो बाइनरी फिजन करेगा अमीबा। जब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है तो उस कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसके अंदर मल्टीपल फिजन होगा अमीबा के अंदर। यहां तक कंप्लीट हुआ? फिजन के बाद दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? Budding. बडिंग में बताइए जल्दी से Yeast. एग्जाम्पल, दैट इज अ यीस्ट, ठीक है, Hydra. फंगस, हाइड्रा। हाइड्रा। हाइड्रा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको स्टार बना लीजिएगा, ये सब बडिंग में आ गया। इसके बाद थर्ड बताइए, थर्ड क्या आएगा? Fragmentation. फ्रैगमेंटेशन। तो आ जाइए फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल बताइए जल्दी से। स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा। इसके अलावा बताइए, फ्रेगमेंटेशन के अलावा। So fermentation. जनरेशन। तो दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जाम्पल बताइए। प्लेनेरिया। तो दैट इज हाइड्रा है यहाँ पर और प्लेनेरिया है। एरिया. इसको हाईलाइट कर लीजिए, हाइड्रा को देख लीजिए, हाइड्रा दोनों में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हाइड्रा, देख लीजिए, समझ गए? रीजनरेशन में प्लेनेरिया हो गया और ये हो गया। इसके अलावा और बताइए और क्या है? तो दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो मैंने कहा कि सारे के सारे फंगस, राइजोपस। ठीक है, जितने फंगस हैं, जितने फंगस आपको याद है, सब स्पोर्स बनाएंगे, समझ लीजिए। आपने राइजोपस का नाम लिया, राइजोपस भी फंगस है, तो ये रहा भाई राइजोपस। और एल्गी भी स्पोर बनाती है। क्या बनाती है? एल्गी स्पोर बनाती है, ठीक है। इसके बाद बताइए, हाँ जी, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बताइए इसके अलावा। तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहेंगे? किसी पार्ट ऑफ प्लांट से। Seed के That is अलावा a formation of new plant from vegetative part। क्या मतलब हुआ इस बात का? फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं किसको है? तो वेजिटेटिव पार्ट में आता है रूट, स्टेम एंड लीफ। मतलब सर रूट, स्टेम एंड लीफ।
and leaf. तो ये रूट, स्टेम और लीव जो है ये वेजिटेटिव पार्ट है। अगर रूट से हम कोई नया प्लांट बना रहे हैं, या स्टेम से कोई नया प्लांट बना रहे हैं, या लीफ से कोई नया प्लांट बना रहे हैं, तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात कर लीजिए। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो अच्छा एग्जाम्पल भी छोड़िए, Birophyllum. पहले तो ये सब छोड़िए। इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आ जाइए दैट इज स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग एग्जाम्पल बताइए जल्दी जल्दी से। रोज और शुगर केन, शुगर केन में, चाइना रोज में, क्या कह रहे हैं? बनाना, हाँ मनी प्लांट और ये सब हो गए। चलिए दूसरा बताइए, ये बताइए कि लीफ कटिंग किस में आएगी? सिर्फ ब्रायोफाइलम। तो एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, दैट इज ब्रायोफाइलम। इसके बाद नेक्स्ट बताइए रूट कटिंग। हाँ जी, रूट कटिंग बताइए जल्दी से। दैट इज शीशम। अच्छा चलिए, इसके अलावा आ जाइए ग्राफ्टिंग पर। अगर रूट देखा कटिंग जाए, बनाना भी तो आ सकता है। क्या हुआ? रूट कटिंग में बनाना भी लिख लो यार। हाँ जी, बनाना भी आ गया। अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये एक ऑलरेडी प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये प्लांट जमीन में लगा हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। हमने क्या किया कि इसने पार्ट को यहां से रिमूव कर दिया और कोई दूसरा प्लांट का पार्ट इसके ऊपर ला के लगा दिया हमने। ठीक है, इसके ऊपर हमने ये ला के लगा दिया है। बात यहां तक क्लियर हो गई? तो ये जो जमीन में लगा हुआ पार्ट था इसको आप कहते हैं स्टॉक, और जो ऊपर से लेकर आए हैं दैट इज नोन एज सियोन। क्या कहलाता है? सियोन। सियोन। तो मैंने कहा कि जॉइनिंग ऑफ स्टॉक एंड सियोन इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, जॉइनिंग ऑफ स्टॉक, जॉइनिंग ऑफ स्टॉक एंड सियोन को सियोन इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग। बात यहां तक क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए लेयरिंग पर। सिट्रस वगैरह में होता है ज्यादातर ये ग्राफ्टिंग जो होती है। इसमें एप्पल में भी होता है। एप्पल में भी लिख लीजिए, ठीक है। ये तो जैसे सिट्रस हो गया, एप्पल हो गया। सर मैंगो ट्री में भी हो जाता है क्या? मैंगो में भी, हाँ मैंगो में भी हो जाएगा। ज्यादातर फ्रूट्स में हो जाता है, ये समझ लीजिए। आइए लेयरिंग पर। तो मैंने कहा लेयरिंग की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ये प्लांट जमीन में लगा हुआ था, इसके अंदर से एक फ्लेक्सिबल स्टेम को हमने जमीन से टच करा दिया, सर ग्राफ्टिंग के अंदर जो फ्रूट आएंगे वो सियोन के होंगे, स्टॉक के? दोनों के फीचर्स आएंगे, दोनों के। इसीलिए ग्राफ्टिंग की है ताकि दोनों के फीचर्स आए। एक के फीचर आएंगे तो फायदा ही क्या हुआ। अब हुआ क्या कि आपने एक लेयरिंग के केस में क्या किया कि एक फ्लेक्सिबल स्टेम को जमीन से टच करा दिया, और फिर आपने देखा कुछ दिन के बाद आप देख रहे हैं कि यहां पर भी रूटिंग डेवलप हो गई। जब रूटिंग डेवलप हो गई तो आपने इसको यहां से कट कर लिया और इससे एक नया प्लांट फॉर्म कर दिया यहां पर। बात यहां तक क्लियर हुई नहीं हुई? जल्दी बताइए। यस सर। तो इसका एग्जाम्पल आपने खूब किया ये काम। बताइए किस प्लांट में किया है? जैस्मीन दैट इज अ मनी प्लांट में। इसके बाद आपने जैस्मीन में किया। समझ रहे? मनी प्लांट में आपने खूब किया ये काम। ग्राफ्टिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, इसके अलावा और क्या है बताइए जल्दी से। टिश्यू कल्चर। तो नेक्स्ट आइए टिश्यू कल्चर पर।
टिश्यू कल्चर की अगर बात करें तो मैंने कहा कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन टेस्ट ट्यूब, यानी प्लांट्स को किसमें ग्रो करना है? दैट इज टेस्ट ट्यूब में, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन, सर ये लैब में बनता है। containing a solution in lab conditions। किसके अंदर? ये लैब कंडीशंस में होगा, ठीक है। जैसा कि अगर दिखाया जाए तो ये है बेसिकली इस तरीके की होती है लैब कंडीशन। ये देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स। ये देखिए, ये बेहतरीन चीज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, ये कैसे सॉल्यूशन में ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, नहीं कर रहे हैं? बताइए। और अगर देखा जाए तो इन सॉल्यूशन को हम कहते हैं, इन सॉल्यूशन को हम कहते हैं एमएस मीडियम। क्या कहलाता है ये? MS मीडियम। तो एमएस मीडियम जो है क्या है बेसिकली? तो सॉल्यूशंस जिनमें प्लांट ग्रो करते हैं। सर टिश्यू कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो ये बताइए कि ये वाला सॉल्यूशन कौन सा था? ये वाला MS सॉल्यूशन। दैट इज एमएस सॉल्यूशन नहीं है, एमएस मीडियम है। क्या है? एमएस मीडियम। और ये आपकी लैब है। तो आप देख रहे हैं कि लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? देख लीजिए जरा। तो ये टेस्ट ट्यूब में अगर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो इस टेक्निक को आप क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। तो दैट इज आवर टिश्यू कल्चर। एक और चीज है कि एमएस मीडियम के अंदर सारे सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होंगे, यानी एमएस मीडियम के अंदर सारे सॉल्ट्स होंगे और क्या होगा, यानी मिनरल्स सारे होंगे इसके अंदर, और यही प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। बात समझ गए या नहीं? यस सर। अब मैंने कहा कि अब देखिए, सबसे पहले हुआ क्या कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया इस तरीके से, उसमें हमने यहाँ एमएस मीडियम ले लिया। क्या ले लिया? एमएस मीडियम। एमएस मीडियम ले लिया, और उसके ऊपर हमने एक सेल रख दिया। क्या रख दिया? सेल। इस सेल को हमने नाम दिया एक्सप्लांट। क्या नाम दिया? एक्सप्लांट नाम दिया। अब ये एक्सप्लांट करेगा क्या? ये देखिए, तो ये एक्सप्लांट ये करेगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तेजी से सेल डिवाइड करेगा। ये तेजी से सेल डिवाइड करेगा, कर रहा है तेजी से सेल डिवाइड। इस सेल को, इस मास ऑफ सेल को हम कहते हैं कैलस। तो मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, यानी ग्रुप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स को आप क्या कहते हैं? कैलस। ये बताइए, डिवाइडिंग सेल का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक। दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये बात याद रहेगी या नहीं? यस सर। अब अगर इसके अंदर हम बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया हमने, किससे? क्या ज्यादा कर दिया हमने? ऑक्सीजन ज्यादा कर दिया। किससे? साइटोकाइनिन से। किससे ज्यादा कर दिया? साइटोकाइनिन से। तो रूट फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन कब होगा? जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, कम कर दें साइटोकाइनिन। जब ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा। किससे? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन से ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा तो ये फॉर्म कर देगा रूट फॉर्मेशन। यहां तक समझ गए? और जब रूट बनेंगी तो देखिए कैसे बनेंगी, ये देख लीजिए कि ये रहा टेस्ट ट्यूब, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये रूट निकलना ये स्टार्ट हो गई, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये सेल्स का मास है, और इस मास को आप क्या कह रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज, हाँ जी, कैलस, या इसको आप मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद आपने क्या किया कि इसके अंदर जो है आपने साइटोकाइनिन को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया? किससे बढ़ा दिया?
किसके कंपैरिजन में बढ़ा दिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ऑक्सीजन। तो इससे क्या फॉर्म हो जाएगा? तो इससे फॉर्म होगा शूट फॉर्मेशन। क्या फॉर्म हो जाएगा? शूट फॉर्मेशन। शूट। शूट फॉर्मेशन। तो मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जब ज्यादा था साइटोकाइनिन से तो क्या बनेगा? रूट। रूट। और अगर साइटोकाइनिन ज्यादा है ऑक्सीजन से तो शूट। तो शूट फॉर्मेशन हो शूट। जाएगा। तो देख लीजिए कि ये शूट फॉर्म हो गया, और जब ये शूट फॉर्म हो गया तो देख लीजिए इस तरीके से ये फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है? दिस इज शूट एंड दिस इज रूट। क्लियर हो गई बात? नहीं हुई है? यस सर। उसके बाद आपने इस प्लांट को मिट्टी में, जमीन में ट्रांसफर कर दिया। किस में ट्रांसफर कर दिया? मिट्टी में। और इस प्रोसेस को आपने नाम दिया हार्डनिंग। क्या नाम दिया इसको? दैट इज हार्डनिंग। हार्डनिंग। तो हार्डनिंग का मतलब क्या हुआ? तो दैट इज ट्रांसफर ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम टेस्ट ट्यूब टू फील्ड कंडीशन। यानी टेस्ट ट्यूब से फील्ड कंडीशन में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दे दिया? हार्डनिंग। तो दैट इज कॉल्ड एज हार्डनिंग। यहां तक कंप्लीट हो गया सारी चीजें? बताइए। यस सर। देख लीजिए इसको अच्छे से, जल्दी से। एक्सप्लांट क्या था? नहीं होगा ना? व्हाट इज एक्सप्लांट? सर प्लांट के सेल थे। तो मैंने कहा कि एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट used to form new plant in test tube। क्या मतलब हुआ बताइए? कोई भी ऐसा पार्ट ऑफ अ प्लांट जिससे हम नया प्लांट डेवलप कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये क्या कहलाएगा? इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? दैट इज एन एक्सप्लांट। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ प्लांट हार्मोन्स। एक बार स्लाइड नेक्स्ट आइए अब प्लांट हार्मोन्स पर। ठीक है, प्लांट्स के हार्मोन की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं? तो एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। क्या है? ऑक्सीजन। और एक है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ऑक्सीजन। तो ये बताइए कि प्रमोटर क्या करेगा? बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। ये इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अब सवाल आता है कि प्रमोटर कौन कौन से हैं? प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन आएगा? तो एक आ जाएगा ऑक्सिन, एक आ जाएगा जिब्रेलिन, और एक आ जाएगा साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर पे आ जाइए तो ग्रोथ इनहिबिटर में एक है एब्सिसिक एसिड। कौन सा एसिड? एब्सिसिक। और एक है इथाइलिन, दैट इज एन इथिलीन। दैट इज एन इथिलीन। बात यहां तक क्लियर हुई? नहीं हुई? यस सर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका काम है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन कराता है? जल्दी बताइए। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। और जिब्रेलिन का काम है इंटरनोड एलोंगेशन का। इंटरनोड को लॉन्ग करने का काम किसका है? जिब्रेलिन। और ऑक्सिन का काम है ग्रोथ फ्रॉम टिप ऑफ अ प्लांट। तो ग्रोथ कहां से करा रहा है? टिप ऑफ अ प्लांट, रूट टिप एंड शूट टिप। ठीक है, अब आ जाइए एब्सिसिक एसिड की। तो दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये? स्ट्रेस। इसकी बात करें तो दिस इज द गैसियस हार्मोन। सर स्ट्रेस हार्मोन यानी कि जब भी प्लांट को कोई परेशानी होगी तो फौरन एब्सिसिक एसिड सिंथेसाइज करेगा। यानी प्लांट को कुछ भी परेशानी होगी तो वो कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज करेगा? दैट इज एन एब्सिसिक एसिड।
समझ गए? तो एब्सिसिक एसिड इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और दूसरा क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन जो है ये गैसियस हार्मोन है। बात समझ गए? और इथाइलिन का ही दूसरा नाम है, दैट इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। दैट इज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है ये। समझ गए? तो आ जाइए ऑक्सीजन पर। कर लिया? ये सारा कंप्लीट कर लिया? Yes, sir. अच्छा ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो मैंने कहा कि पोलर हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? पोलर। तो पोलर हार्मोन का मतलब हुआ कि प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट्स। रूट एंड शूट। कहां पर मिलेगा? रूट एंड Tip of शूट। root and shoot. दूसरी चीज, सिंथेसाइज ड्यू टू सनलाइट। हाँ जी, इसका रिश्ता किससे है? दैट इज ड्यू टू सनलाइट। सनलाइट। Sunlight. इसके बाद ये क्या काम करता है? तो मैंने कहा कि इंक्रीज इंक्रीज द लेंथ। ग्रोथ फ्रॉम टिप ऑफ अ प्लांट। क्या यहां तक बात क्लियर हुई? नहीं हुई? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, ओके sir. चलिए, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ साइटोकाइनिन पर आ जाइए। तो साइटोकाइनिन मैंने कहा कि इंक्रीज द सेल डिवीजन। किसको इंक्रीज कर देगा ये? सेल डिवीजन को। Cell division. सेल डिवीजन को। ठीक है। प्रेजेंट इन कोकोनट वाटर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये? Coconut water. Coconut water. दैट इज कोकोनट वाटर के अंदर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ जिब्रेलिन। तो इसका मेन काम क्या है? जिब्रेलिन का मेन काम क्या था? सेल डिवीजन कराना। तो दैट इज एन इंटरनोड एलोंगेशन कराना। दैट इज इंटरनोड एलोंगेशन कराने का काम है। एलोंगेशन का मतलब जानते हैं ना? दैट इज लॉन्ग Yes, कर sir. देगा इंटरनोड को। अच्छा ये बात हो गई, ये बात हो गई, इंटरनेट एलोंगेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा चलिए नेक्स्ट आइए, फोर्थ कौन सा था? दैट इज एन एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो एब्सिसिक एसिड का मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ स्ट्रेस हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये? दैट इज एन स्ट्रेस हार्मोन। मैंने कहा कि व्हेन स्ट्रेस हार्मोन। any problem is faced by the plant, then it synthesizes एब्सिसिक एसिड। तो जब भी प्लांट को कोई परेशानी होगी तो वो फौरन क्या सिंथेसाइज करेगा? एब्सिसिक एसिड। Abscisic acid. तो फिर मैंने कहा कि एब्सिसिक एसिड की अगर बात की जाए तो इट इनहिबिट प्लांट ग्रोथ। ये किसको रोक देगा? Plant growth. प्लांट ग्रोथ को रोक देगा। कौन? Abscisic acid. एब्सिसिक एसिड। बाय रिड्यूसिंग Plant growth. जी, बाय रिड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस ETC। ये सारी चीजें जिससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ती थी वो सारे फैक्टर को रिड्यूस कर देगा, रोक देगा। क्लियर है यहां तक? नहीं है? यस। Yes, sir. अच्छा चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कौन सा था? Ethylene. दैट इज एन इथाइलिन था। तो इसका मतलब ये कैसा, किस शक्ल में था हार्मोन? गैसियस हार्मोन। इसका मेन काम क्या था? फ्रूट राइपिंग Fruit का। ripening. दैट इज अ फ्रूट राइपनिंग का काम था। तो फ्रूट राइपनिंग का काम था। मैंने कहा कि इट मे डिक्रीज
और इंक्रीज प्लांट ग्रोथ। क्या मतलब हुआ इस बात का? एथाइलिन जो है वो डिक्रीज भी करेगा और इंक्रीज भी करेगा प्लांट ग्रोथ को, मगर मेन काम इसके जो है वो डिक्रीज वाले हैं। तो मेनली ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। समझ गए बात या नहीं समझे? यहां तक कंप्लीट हो गई बात? नहीं हुई? हो गई। यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है? तो जरा एक चीज और देख लीजिए, सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। ये लीजिए। सर डन। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो दैट इज न्यूरॉन और नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज न्यूरॉन पर। न्यूरॉन तो मैंने बताया हो, आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया न्यूरॉन? यस सर पढ़ाया है। पढ़ा दिया है ना ये? सर हो चुका टिश्यू में। अच्छा, टिश्यू में हो गया था ना, याद है? वही Yes, स्ट्रक्चर है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक्चुअल में दैट इज साइनेप्सिस क्या चीज होती है। साइनेप्सिस बताया था मैंने? यस सर। यस साइनेप्सिस न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह बता दिया था वहां? नहीं? यस सर सर। ये सब हो गया है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई थी, चलिए अच्छी चीज है। ये सब फ्री हो चुका था। ओके ठीक है। तो नेक्स्ट आइए फिर, नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर दैट इज द नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम का ही दूसरा नाम है दैट इज द न्यूरल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? दैट इज न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम बेसिकली 3 तरीके का है। एक है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। तो नर्वस सिस्टम कितने टाइप के हो गए? हाँ जी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में भी है क्या? हाँ बेटा, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही शुरू कर दिया है मैंने। यस सर। सर टाइम ज्यादा हो गया है। सर इसे कल शुरू कीजिए। नहीं, बस एक फ्लो चार्ट दूंगा बस, ये इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, बस फ्लो चार्ट बताऊंगा। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इस फ्लो चार्ट को आपको याद रखना है। तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम कितने टाइप का है? 3। कौन सा है? दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में कह देते हैं CNS, इसको हम कह देते हैं PNS और इसको हम कह देते हैं ANS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर देखेंगे तो 2 चीजें आएंगी, एक आ जाएगा ब्रेन और एक आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। तो जैसे ही मैं पूछूं कि भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा, तो जवाब क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा, तो इसमें मैंने कहा कि ब्रेन नर्व्स आ जाएंगी। कितनी नर्व्स आ जाएंगी? ब्रेन नर्व्स, और दूसरी आ जाएंगी स्पाइनल नर्व्स। हाँ जी, एक हो गया ब्रेन नर्व्स और एक हो गया स्पाइनल नर्व्स। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो एक आती है इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरी आ जाती है पैरा सिंपैथेटिक। तो एक है सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? अगर ब्रेन नर्व्स की बात करें तो ब्रेन नर्व्स 12 पेयर हैं। कितने पेयर हैं ब्रेन नर्व्स?
12 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई? 24 और स्पाइनल नर्व्स हैं, दैट इज 31 पेयर्स। 31 pairs। तो 31 पेयर्स का मतलब कितनी हो गई? दैट इज 62 62 नर्व्स हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. अब जरा ये बताइए कि ब्रेन की नर्व्स कितनी थी? 24. अब जब 24 12 पेयर्स हैं तो शुरू वाली पहली बता रहा हूं पहली तीनों जो शुरू होती हैं वो ओ से शुरू होती हैं। तो पहली वाली है ऑल्फैक्टरी। पहले वाली कौन सी है? ऑल्फैक्टरी। दूसरी वाली है ऑप्टिक। और तीसरी है दैट इज ऑक्यूलोमोटर। सर यही पढ़ा दिया है। ये पढ़ा दिया था मैंने? No, sir. यस सर, एक दो चार बता सर था बस। पढ़ा दिया था ये। अच्छा चलिए बहरहाल इसको देख लीजिए, फिर इसको मैं जल्दी से कल करवा दूंगा। तो ऑल्फैक्टरी की बात करें तो देखिए आपके फेस, अगर आप देखते हैं अपने फेस में, तो आपका फेस कुछ इस प्रकार का है। सबसे आगे क्या है बताइए? Nose. नोज, तो देख लीजिए, तो ऑल्फैक्टरी किससे रिलेटेड है? Nose. नोज से उसके बाद ये क्या आ गई? आई तो देख लीजिए ऑप्टिक किससे कनेक्टेड है? आई से आई से। ऑप्टिक नर्व। और आई को जो कंट्रोल करने वाली नर्व्स हैं वो कौन सी हैं? ऑक्यूलोमोटर। तो ये किसको Oculomotor. कंट्रोल करेगी? मोटर, आई नर्व दैट इज Eye कंट्रोल आई मूवमेंट। किसको कंट्रोल करेगी? दैट इज एन आई मूवमेंट को movement. कंट्रोल करेगी। यहां तक बातें समझ में आ गई? यस सर चलिए इतना कंप्लीट कर लीजिए आप। ओके सर थैंक यू इसको देख लीजिए। हो गया? अल्लाह लाभ।